Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of August 2024. तो गाइस आज है तारीख 22 अगस्त 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पोलैंड को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले हमने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। ये वो लिस्ट है जहाँ पे ज़रूरतमंद दवाइयों को इसमें कवर किया जाता है। इस लिस्ट के रेफरेंस में आपके पास में दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इस लिस्ट का जो सबसे पहला पर्पज़ है वो ये है कि भारत की दवाइयों के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और इन दवाइयों को अफोर्डेबल कॉस्ट में विद क्वालिटी प्रोवाइड करवाना। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है यहाँ पे एक बॉडी है दैट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसको शॉर्ट में हम एनपीपीए के नाम से जानते हैं। तो क्या इस बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी दवाइयाँ इस एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की में जो कवर की जाती हैं उन दवाइयों का प्राइसेस यही बॉडी फिक्स करती है। तो बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पेज नंबर 4 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करने वाले हैं। आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आज का मैप का क्वेश्चन भी इसी आर्टिकल के बेसिस पे दिया है कि आज आपको मैप में पोलैंड को अच्छे से देखना है। हुआ यह है कि पोलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं। कल दोपहर 2 बजे ये पोलैंड पहुंचते हैं, जहां पे पोलैंड के काफ़ी सारे लीडर्स के साथ में मीटिंग हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पोलैंड के अंदर जो भारत का डायोस्पोरा है, यानी कि इंडियंस वहाँ पे जो प्रेजेंट हैं, उनके साथ में भी इंटरेक्शन हुआ है पीएम मोदी का। फिर कुछ और जो मेमोरियल साइट्स हैं जहाँ पे भारत का भी एक इम्पॉर्टेंट लिंक है, वहाँ सभी जगह पर ये विजिट करते हैं। उसी के बारे में इस आर्टिकल में कवर किया गया। लेकिन इस आर्टिकल की जो सबसे बड़ी हेडलाइन आज के सभी अखबारों में प्रेजेंट है वो क्या है कि ये फर्स्ट विजिट है किसी प्रधानमंत्री की 45 साल के अंदर अंदर जो पोलैंड में ये हुई है। इस वजह से ये पोलैंड हमारे लिए ऑलरेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है। तो दोस्तों इस आर्टिकल में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अभी कई सारे मीटिंग्स के साथ में अभी अग्रीमेंट्स भी साइन होने वाले हैं, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे न्यूज़ में आएगी, उसका कवरेज होगा। तो आज बड़ी बड़ी अपडेट्स यहाँ पे भारत पोलैंड को लेकर हो सकती हैं, ठीक है। तो जो भी अपडेट्स होंगे वो ऑब्वियस ही बात है आपके साथ में शेयर किए जाएंगे वीडियोस के अंदर में। बट करेंटली क्या करना है, आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को हिट करना है। ये तो केवल न्यूज़ कवरेज हो गया जो सभी लोग पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और पोलैंड के संबंध के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। रिलेशंस कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस कहाँ स्टैंड करते हैं, कल्चर रिलेशंस क्या है, कैसे इनके संबंध एस्टेब्लिश हुए। बेसिक फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। लेकिन सबसे पहले मैप देख लेते हैं, एक बार लोकेशन पढ़ लेते हैं। तो पोलैंड एक यूरोपियाई देश है जिसकी कैपिटल है वार्सो। उसके अलावा आसपास इसके कई सारे कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देख पाएंगे जर्मनी है जो एक बड़ी बाउंड्री शेयर करता है पोलैंड के साथ में। देन चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है और इधर रशिया है और ऊपर यहाँ पर लिथुआनिया भी है। और दोस्तों ध्यान रखिए, पोलैंड अगर आपसे कोई क्वेश्चन बने क्या ये कोई लैंडलॉक कंट्री है, तो सही जवाब है नहीं, ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के साथ में भी शेयर होता है और वो समुद्र है बाल्टिक सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड लोकेशन देखोगे तो ये है यहाँ पर पोलैंड की लोकेशन। अब मेंस में अगर कुछ लिखना हो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन बन जाए, कैसे हैंडल करना है दोस्तों, आइए पहले यहाँ पर समझते हैं बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड के साथ में। थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते हैं पोलैंड के बारे में। भारत और पोलैंड के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो संबंध हैं, इनको 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था।
है ना। फिर 1954 में संबंध बने। उसके बाद 2 साल बाद लगभग 1957 में भारत की एम्बेसी खोली गई वॉर्सो के अंदर में। अब होता क्या है, इन दोनों देशों के जो रिलेशंस हैं वो एक कॉमन आइडियोलॉजी के बेसिस पे चल रहे थे। दोनों ही देश कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म और रेसिज्म जैसी चीज़ों को अपोज कर रहे थे, इनके खिलाफ खड़े थे, है ना, कि रेसिज्म के खिलाफ खड़े हैं, कॉलोनिज्म के खिलाफ खड़े हैं। तो दोनों की आइडियोलॉजी काफ़ी कॉमन थी। अब पोलैंड में एक कम्युनिस्ट एरा चल रहा था 1944 से लेकर 1989 के बीच में। तो उस दौरान भी दोस्तों बायलैटरल रिलेशंस दोनों देशों के काफ़ी करीब आए, दोनों के संबंध मजबूत होते चले गए। लेकिन इन मजबूतों को, यानी कि जो ये संबंध थे जितने मजबूत थे, इसमें और मजबूती कब बढ़ती है, जब पोलैंड ये चुनता है कि हम एक डेमोक्रेसी पाथ पर चलेंगे 1989 में। उसके बाद संबंध हमारे और मजबूत हो गए। जो पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन हो गए। अब दोस्तों पोलैंड हमारे मित्र के तौर पर देखने को मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद पोलैंड ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया साल 2004 में। जैसे आपको पता है ये पूरा यूरोपियन यूनियन है जिसमें 27 देश हैं, तो उसको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में दोस्तों क्या होता है कि जो पोलैंड है भारत के लिए अगेन एक रेलिवेंट पार्टनर बन जाता है, क्योंकि यूरोप के कई सारे देशों के साथ में भारत के इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं, स्पेशली ट्रेड एग्रीमेंट्स की भी अगर हम बात करें तो। ये तो हुआ हमारे रिलेशंस की जो शुरुआत है वो कैसे होती है। अब एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत पोलैंड के इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशंस कैसे हैं, व्यापार वगैरह के मामले में दोनों देश कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि कोई भी दो कंट्रीज़ के संबंध अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे व्यापार की हमेशा बात होती ही होती है, क्योंकि वो एक रेलिवेंट फैक्टर होता है। तो पोलैंड दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। कहने का मतलब है कि पोलैंड में हम बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों। तो इस बेसिस पे बायलैटरल ट्रेड बढ़ता है और पिछले 10 सालों में 7 गुना ज़्यादा तेज़ी से व्यापार बढ़ा है दोनों देशों के बीच में। इंडिया के जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जो ओवरऑल वैल्यू है बायलैटरल ट्रेड की 2019 में ये $2.36 बिलियन तक पहुंच गई थी। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है पोलैंड के अंदर में वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है और ये एक्सपोर्ट भी पहले कुछ सालों के कंपैरिजन में बड़ा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। फिर दूसरा पॉइंट अगर देखेंगे तो भारत और पोलैंड के बीच में कल्चरल और एजुकेशनल रिलेशंस भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। यानी ये दोनों देश एक दूसरे के देश के कल्चर को सपोर्ट करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है पोलैंड के अंदर में। पोलैंड में कुछ स्टडीज़ हैं जहाँ पे पॉलिश स्कॉलर्स ने संस्कृत को ट्रांसलेट किया है पॉलिश के अंदर 19वीं सेंचुरी के समय पर। उसके अलावा पॉलिश मिशन के बारे में आपको पता होगा। इस मिशन ने लगभग महात्मा गांधी जी की 150वीं एनिवर्सरी को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया साल 2019 में। इतना ही नहीं दोस्तों, जो एक स्टाम्प होता है, पोस्ट होता है, आपको पता होगा डाक टिकट जिसको बोलते हैं, तो महात्मा गांधी जी की 150वीं एनिवर्सरी के ऊपर में उनके लिए एक स्टाम्प भी रिलीज़ किया था पोलैंड ने। फिर केवल महात्मा गांधी जी ही नहीं दोस्तों, अगर आप देख पाएंगे गुरु नानक देव जी की जब हम बात करते हैं तो इनकी 550th जो प्रकाश पूरब जिसको हम बोलते हैं, इस ओकेजन पर, इस अवसर पर पोलैंड के अंदर में जो गुरुद्वारा साहिब है, इन्होंने भी यहाँ पर पूरी तरह से एक बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया पोलैंड के अंदर, गुरुद्वारा साहिब के अंदर। तो इस तरीके से कल्चर को सपोर्ट कर रहा है पोलैंड इंडिया में भी यहाँ पे पोलैंड का कल्चर सपोर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा सबसे पहला इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जब बात होती है तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था 21 शहरों के अंदर पोलैंड में, और ये तारीख थी 21 जून 2015। तो लगभग यहाँ पे बोला जा रहा है जब ये योगा को भी प्रमोट कर रहे हैं, योगा को ऑर्गेनाइज किया गया तो लगभग 11,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस इवेंट के अंदर में। तो इस स्तर पर दोनों देशों के रिलेशन आ चुके हैं। फिर एट दी लास्ट बात आती है इंडियन कम्युनिटी की। ये आप देख पाएंगे कल का फोटो है जब पीएम मोदी पोलैंड पहुंचते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा जो है वहाँ पे इंडियंस जो प्रेजेंट हैं वो पीएम मोदी से मिलने भी आए। तो बताया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास इंडियन कम्युनिटी ऐसी है जो व्यापारी हैं, वहाँ पे बड़े लेवल पर हैं, टेक्सटाइल गारमेंट्स में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के बड़े व्यापारी हैं, है ना। ये ऐसे 10,000 लोग हैं। वैसे अगर आप डायस्पोरा देखेंगे 40-50,000 के आसपास लोग हैं। वहाँ की आबादी है पोलैंड की 3-3.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वहाँ पे कम्युनिज्म खत्म हुआ, कम्युनिज्म के कॉलेप्स के बाद में इंडियन कंपनीज, सॉफ्टवेयर आईटी एक्सपर्ट, उसके अलावा इंडियन प्रोफेशनल्स, इनकी संख्या पोलैंड में बढ़ रही है धीरे धीरे। और उसके बाद इंडियन स्टूडेंट्स भी ज़्यादा मात्रा में जा रहे हैं करंट समय पर पोलैंड के अंदर पढ़ाई करने के लिए।
तो ये है दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंस पोलैंड का भारत के लिए और भारत का इंपॉर्टेंस पोलैंड के लिए। तो ये बेसिक रिलेशंस को ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि पीएम मोदी की 45 सालों में यहाँ पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 सालों में कोई विजिट हुई है, इस वजह से रेलिवेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आर्टिकल सबको पढ़ना है लेकिन नोट्स बनाते चलना, ये बैकग्राउंड डेटा मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। नाउ आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा आपने आर्टिकल देखा है ना, अब आर्टिकल के बाद में ये इतना सारा बैकग्राउंड डेटा आप लोगों ने पढ़ा, ये सब बैकग्राउंड डेटा दोस्तों, ये क्लास का जितना भी डेटा है इसको ई नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे ये वाला पीडीएफ इतना हैवी हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है यूट्यूब पे प्रेजेंटेशन मैटर करता है, तो उस वजह से तैयार करना पड़ता है। इसमें 100-150 स्लाइड हैं, इन सबको कंपाइल कर दिया जाता है 10 से 15 पेजों के अंदर इस पेड ग्रुप के अंदर, और ये सभी डेटा यहाँ पर एक प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ में मिलता है जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। एक ऐसा ग्रुप मिल जाता है जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपका सभी करंट अफेयर का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। कहने का मतलब है डेट वाइज सभी कंटेंट पड़ा हुआ है, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है दोस्तों, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा और पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके पास में डेमो वीडियो का लिंक भी आएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना कि मुझे ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। कल आपने देखा 21 अगस्त थी और 21 अगस्त में लोग अगर बाहर निकले होंगे तो पता होगा भारत बंद करके यहाँ पर एक कैंपेन चलाया गया था। ये टॉपिक के बारे में अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दूं आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 4 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम लिंक करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी कोalition ग्रुप्स थे जो स्पेशली 21 दलित एंड आदिवासी एसोसिएशंस के साथ में रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे थे, तो इतने सभी ग्रुप्स वेडनेसडे में प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। कई सारी जगह पर रेलवेज पर भी प्रोटेस्ट किया गया है, ट्रेन के आगे आपने कल वीडियोस देखे होंगे। उसके अलावा रोड पे कई सारी जगह पर ब्लॉक किया गया है, तो रोड वगैरह ब्लॉक हुए। अब क्वेश्चन यह है कि कई सारे लोगों ने देखा होगा ऐसा हुआ है कल, ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, कारण है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट। जब ये अगस्त का महीना शुरू हुआ तो 1 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दिया। तो उस जजमेंट को पलटने के लिए या उस जजमेंट को बदलने के लिए यहाँ पर ये सभी लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, है ना। यहाँ पे बात हो रही है एससी सब कोटा डिसीजन के बारे में, है ना। जो हमारा शेड्यूल्ड कास्ट वाली कैटेगरीज हैं, इसके अंदर में कैटेगराइजेशन करा जा रहा है। कैटेगराइजेशन कैसे होगा, डोंट वरी, आराम से मैं आपको समझाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया एससी और एसटी रिजर्वेशन को लेकर। तो जो आरक्षण है एससी एसटी वाला, इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके आधार पर यहाँ पे ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ। अब प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, जब प्रोटेस्ट किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, तो एक मांग की जाती है उस प्रोटेस्ट में। तो इन्होंने प्रोटेस्ट में मांग क्या रखी, मांग ये थी कि दोस्तों कि केंद्र सरकार अपना स्टैंडर्ड क्लियर करे इस सब कैटेगराइजेशन पर और एक कानून लेकर आए और कानून से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसको हटाया जाए, ये बेसिकली यहाँ पर इनका कहना है। चलिए अब विस्तार से जानते हैं आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है क्या। दोस्तों, जब हम अपने देश में रिजर्वेशन को देखते हैं, आरक्षण को देखते हैं, तो ये 4 कैटेगरीज हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, है ना। एसटी को रिजर्वेशन मिलता है भारत में 7.5% के आसपास, एससी को 15%, ओबीसी को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%। तो ओवरऑल टोटल यहाँ पर 59.50% के आसपास का जो ये रिजर्वेशन है, टोटल रिजर्वेशन आपको देखने को मिल जाता है अगर हम ईडब्ल्यूएस को मिला लें तो। ठीक है, तो दोस्तों ये है रिजर्वेशन, इस तरीके से दिया जाता है। लेकिन यहीं पर कुछ इंटरेस्टिंग पोर्शन आपको ओबीसी वाले कैटेगरी में नजर आएगा। जो व्यक्ति अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कहने का मतलब है ओबीसी कैटेगरी के अंदर में 2 कैटेगरी है, कोटा के अंदर कोटा, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, ऐसे यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ओबीसी में 2 कैटेगरी कौन सी हैं, एक तो है आपकी क्रीमी लेयर,
ठीक है। और एक दूसरी आपकी आ जाती है नॉन क्रीमी लेयर। अब दोस्तों क्रीमी लेयर के अंदर में वो सभी लोग हैं जिनकी इनकम अच्छी है या साल की 8 लाख रुपए से ज़्यादा यहाँ पे अगर आय है, इनकम है, फैमिली इतनी कमा रही है पूरी, तो इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर फैमिली ओबीसी में होने के बावजूद भी क्रीमी लेयर में आएगी। जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। तो कहने का मतलब है इनको बांट के फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ दोस्तों, जो क्रीमी लेयर के अंदर में आएंगे जिनकी आय अच्छी है, उनको यहाँ पे बोला जाता है कि उनके स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो चुके हैं, लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो चुकी है, तो उनको इस रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ओबीसी के अंदर में जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं वो क्रीमी लेयर वाले लोगों को नहीं मिलते, केवल नॉन क्रीमी लेयर वाले लोगों को मिलते हैं जिनका ये इनकम लिमिट कम है। तो ये है यहाँ पे ओबीसी के अंदर दो कैटेगरीज। तो वही केस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। आपको याद होगा 1 अगस्त को मैंने डिटेल से वीडियो बनाया है, चाहो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, SC/ST रिजर्वेशन बाय दीपा यादव एजुकेशन, ये थंबनेल मिलेगा आपको। उसी दिन वीडियो बना दिया था, 60,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। इसमें और विस्तार से मैंने आपको समझाया है कि इतिहास के कौन से केस को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था। अब दोस्तों यहाँ पे ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन आपने समझ लिया, यही इसी प्रकार का प्योर सब कैटेगराइजेशन SC/ST में भी किया जा रहा है। समझ गए? ऐसा ही बिल्कुल कैटेगराइजेशन, यानी SC/ST में भी यहाँ पे कोर्ट ये बोलता है, क्योंकि ये सब आप जजेस देख पा रहे होंगे, इन सब जजेस ने मिलकर इस केस की सुनवाई की थी, जहाँ पे जस्टिस BR गवई जो हैं, ये वाले जज जो आपको दिख रहे हैं, इनका ये कहना था कि SC/ST के अंदर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो चुकी हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, है ना, स्टैंडर्ड्स बहुत इंप्रूव हो चुके हैं, तो इनको बेनिफिट्स की ज़रूरत नहीं है। तो अब जिन लोगों को स्पेशल बेनिफिट्स की ज़रूरत है, जिनके पास में कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी भी इन कैटेगरीज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको SC/ST में होने के बावजूद भी उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो पहले उनके ऊपर फोकस किया जाए, उनको फ़ायदा दिया जाए। जिनके स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो चुके हैं ऑलरेडी, उनको SC/ST का ये फ़ायदा ना मिले। तो इस बेसिस पे यहाँ पर इसमें भी सब कैटेगराइजेशन किया गया, जैसा ओबीसी वाला हुआ था। ओबीसी वाला मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया है। तो ये सब कैटेगराइजेशन दोस्तों यहाँ पर बांटा गया है, ये किया गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 1 अगस्त को। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पर कह सकते हो ये SC/ST में यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। और प्रोटेस्ट के अंदर में मांग यही है कि भाई इस डिसीजन को पलटा जाए, क्योंकि एक तरीके से लोगों का कहना यह है, अगर आप दूसरी छोर से देखेंगे तो रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है, यहाँ पे आरक्षण नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि SC/ST में भी कई सारे लोग हैं जिनको अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं सबको ये बेनिफिट्स मिले, ऐसा ना हो, ऐसा कई सारे डिबेट जो हैं आज के समय पर चल रही हैं। तो फिलहाल ऑल ओवर द सिचुएशन क्या है वो मैंने आपको समझाया, जिसकी वजह से यह प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट में मांग क्या है वो आपको समझाया गया, जिसकी वजह से कल आपने देखा होगा भारत बंद की चर्चा हुई थी, 21 अगस्त को भारत बंद, है ना। चलिए, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कई सारी जगह पर जो ये प्रोटेस्टर्स हैं उनकी भिड़ंत हो गई पुलिस के साथ में, बिहार में, झारखंड में, जहाँ पे पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर में चार्ज किया। लाठी चार्ज भी हुआ कहाँ पर, पटना के अंदर में, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया। फिर कुछ स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, यहाँ सभी जगह पे प्रोटेस्ट मार्चेस निकले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने, बहुत सारी जगह पर यहाँ पर वायलेंस भी हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हिंसा भी हुई है उत्तर प्रदेश में कई सारी जगह पर, वो चीज़ मेंशन की है। अब खैर जो भी है, ये सब कुछ हुआ जिसके बेसिस पे ये आर्टिकल प्रेजेंट है, और इस आर्टिकल में चला क्या है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। क्लियर हो गया दोस्तों? आई होप आपको क्लैरिटी हो चुकी है इस पूरे न्यूज़ को लेकर। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर का यह है हमारा एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल। ठीक है, तो एडिटोरियल अगर आप देखोगे आज के अखबार के तो सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लौता एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, वो है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज का मेंस का क्वेश्चन भी मैं जो है इसी आर्टिकल के बेसिस पे देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे राइटर हैं बिस्वजीत धर, दूसरे हैं KM गोप कुमार, और तीसरे हैं यहाँ पर चेतली राव। तो इन तीनों ने मिलकर इस एडिटोरियल को लिखा है। इनका कहना क्या है आइए समझते हैं विस्तार से। आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीन पर देखते चलें, चीज़ों को सुनते चलें, मैं आपको पैरा टू पैरा, लाइन टू लाइन हर एक चीज़ बताता चलूँगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पर हेडिंग देख पा रहे होंगे, बात हो रही है इम्पोर्ट्स वीक इन इंडियन फार्मा। हम लोग बात करने वाले हैं अपने भारत के फार्मा इंडस्ट्री के बारे में। फार्मा इंडस्ट्री मतलब मेडिसिन्स, दवाइयों के क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। अच्छा, हुआ यह है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इंडिया का स्पेशल फोकस अभी के समय पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर है।
हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारे देश की खुद की इंडस्ट्री है, उसके ऊपर दोस्तों एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आप जो एक्सपोर्ट के ऊपर अपनी निर्भरता दिखा रहे हैं, उससे ज़्यादा आप अपनी खुद के देश की इंडस्ट्री के ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे, और काम क्या करना चाहिए, वो स्टेप्स यहाँ पे राइटर ने शेयर किए हैं। इतनी कहानी यानी ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। इनका कहना है बाहर से जो इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता है उसको कम कीजिए, अपने देश की डोमेस्टिक दवाइयों की इंडस्ट्री को मजबूत कीजिए। अब आगे ये क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या डेटा देते हैं उसको समझिए दोस्तों। राइटर का कहना यह है कि जो दवाइयों के अंदर में अफोर्डेबिलिटी होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। अब देखिए, मान लीजिए दवाइयाँ हर चीज़ की अवेलेबल है, बड़ी से बड़ी बीमारी की दवाई अगर अवेलेबल है मार्केट के अंदर में, अच्छी बात है। लेकिन वो दवाई अगर अफोर्डेबल नहीं होगी, अगर उस दवाई को कोई खरीद ही नहीं पाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो दवाई के अंदर में अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी दोनों को ध्यान में रखना होता है, ताकि अमीर हो या गरीब, हर एक व्यक्ति यहाँ पर, उस अमीर ऑब्वियसली बात है अफोर्ड कर ही पाएगा, गरीब व्यक्ति के ऊपर फोकस किया जा रहा है जो आराम से यहाँ पर इस दवाई को खरीद सके, अपना इलाज करवा सके। क्योंकि कुछ मेडिसिन दोस्तों ऐसे भी हैं सेक्टर के अंदर में जिसकी कॉस्ट या प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, और ये हमको भी पता है कि हेल्थ के ऊपर में जो एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। 2021 का एक डेटा ये बोला गया है जहाँ पे आम खर्चा लोगों का यहाँ पर 47% तक यहाँ पे हेल्थ के ऊपर में जा रहा है। और ये हकीकत भी है, अगर आप छोटा सा भी या थोड़े से भी बीमार पड़ते हैं और अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं दोस्तों, 2-3 दिन अगर रुक जाएं, तो वो बिल 1 लाख रुपए से कम का नहीं बनेगा। केवल 2-3 दिन रुकने का बता रहा हूँ, और कुछ टाइम और उन्हें रोक दिया तो इतनी मेडिसिन, इतना रेंटल चार्ज करेंगे कि वो 2-2.5 लाख तक पहुँच जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास में जो नियम है, ड्रग प्राइस कंट्रोल 2013, ड्रग प्राइस कंट्रोल करके एक नियम है 2013 का। इसका मेन पर्पस क्या है कि हमारे पास में जो दवाइयाँ हैं उनके प्राइसेस को रेगुलेट करना और एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देना, जितनी भी ज़रूरतमंद दवाइयाँ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना। लेकिन सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव उठाए हैं पिछले कुछ समय पर, जिससे हमारे देश की इस दवाइयों की इंडस्ट्री पे बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, कौन से 2 कदम उठाए हैं? पहला कदम यहाँ पर गवर्नमेंट ने लिया है, जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स यानी हमारे देश की जो ज़रूरतें हैं दवाइयों की, इन ड्रग्स की, वो सब इंपोर्ट से की जा रही है, यानी बाहर विदेशों से ज़्यादा यहाँ पे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना यह है कि इंपोर्ट तो हम कर रहे हैं, जिसका जो असर है बेसिकली हमारी इंडस्ट्री पे पड़ेगा। दूसरा जो यहाँ पर स्टेप है कि सरकार ने कुछ दवाइयों के ऊपर में जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, यानी कि अगर आप दवाई, मान लो कोई कंपनी है जो बाहर से इंपोर्ट कर रही है, तो इंपोर्ट करेगी तो उसके ऊपर कुछ ड्यूटी पे करनी पड़ती है। अगर वो ड्यूटी पे करती है तो उससे दवाई जो है मार्केट में और महंगी हो जाती है, थोड़ी एक्सपेंसिव बिकती है। तो सरकार ने वो ड्यूटी भी हटा दी। तो अगर हमने ड्यूटी भी हटा दी तो इससे इंपोर्ट और सस्ता हो गया, तो दवाइयाँ और इंपोर्ट ही हो रही हैं। यानी सरकार ने जो फोकस किया है दवाई को अवेलेबल करवाने के लिए मार्केट में, उस फोकस में ज़्यादातर इंपोर्ट के ऊपर ही ध्यान दिया गया है। तो राइटर बोलते हैं इस इंपोर्ट के ऊपर ध्यान ना देने के बजाय हम नए नए इनोवेशंस अपने खुद के डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कर सकते थे, अपने देश की जो मेडिकल इंडस्ट्री है उसमें नए आविष्कार कर सकते थे। ये ज़रूरत है हमें, ये इनका कहना है। इतना आपको समझ में आया दोस्तों? अब आगे सुनिए। अब इनका कहना यह है कि जो पहला स्टेप था, इसमें क्या हुआ, जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, इन्होंने बड़ी बड़ी जो परमिशंस हैं उनको अलाउ कर दिया। 120 दवाइयाँ आज हम दुनिया भर से मंगाते हैं और उनको सरकारी स्कीम के तहत लोगों तक पहुंचाते हैं। और इस लिस्ट के अंदर में बहुत सारी टॉप सेलिंग एंटी डायबिटीज़ मेडिसिन भी हैं, जो डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, कैंसर को ठीक करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। ये ज़्यादातर दवाइयाँ हम बाहर से मंगा रहे हैं, और करंट समय पर जो कंपनी ये सभी मेडिसिन बेच रही हैं उनको मार्केट मोनोपोली करंट समय पर मिल रही है। कहने का मतलब है ये दवाइयाँ केवल एक ब्रांड बना रही है ना, तो खरीदने वाले अनेक हैं लेकिन बेचने वाला एक ही है, तो उनकी मोनोपोली बनी है। उस हिसाब से जितना भी प्राइस वो सेट करेंगे आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई बना नहीं रहा है, और उसी चीज़ को हम बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो राइटर बोलते हैं कि भाई ये जो मोनोपोली कंट्रोल है ना, ये हम आज के समय पर बढ़ावा दे रहे हैं, इसको रोकना होगा। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद की ब्रांड से दवाई बना सकते हैं, खुद नए इनोवेशंस कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च करना होगा, है ना। अब
राइटर का ये भी कहना है 2024-25 का जो हमारा बजट है, उस बजट में हमने कस्टम ड्यूटी हटाई, स्पेशली एस्ट्राजेनेका की कुछ दवाइयाँ हैं उस पर ड्यूटीज़ हटा दी हमने, जिससे क्या हुआ, इंपोर्ट सस्ता हो गया, इंपोर्ट और बढ़ने लगा। अब इंपोर्ट बढ़ गया बहुत सारा, तो आपको इंपोर्ट कम करने की वजह आपके कुछ कदम ऐसे उठ रहे हैं जहाँ पे इंपोर्ट बढ़ रहा है। आप अपने देश को निर्भर कर रहे हैं दूसरे देशों के ऊपर में, और आगे फिर क्या होगा अगर मान लो उस देश के साथ में संबंध खराब हो गए तो मेडिसिन जो एक अटमोस्ट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर देश की, उसको लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी देश में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे ये बोला जा रहा है 2 एंट्री बैरियर्स और भी हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेस कर रही हैं, यानी 2 और प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। जैसे पहला है पेटेंट रिजीम, और दूसरा यहाँ पर है दोस्तों आज के समय पर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं बायोसिमिलर को लेकर। अब ये क्या कहना है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इस फोटो को देखिए दोस्तों। आपको पता होगा कि भारत के अंदर में जो दवाइयाँ मिलती हैं, और इंडिया बहुत सारी सस्ती दवाइयाँ प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। ये वर्ड आपने सुना होगा, जेनेरिक मेडिसिन। अब जेनेरिक मेडिसिन बहुत अच्छी भी होती है और बहुत सस्ती भी मिल जाती है। ये कैसे बनती है? देखिए, होता यह है कि मान लीजिए एक बड़ी ब्रांड है और उस बड़ी ब्रांड ने अपना पूरा रिसर्च डेवलपमेंट किया, पैसा खर्च किया और नए आविष्कार के माध्यम से एक नई दवाई इन्होंने बना ली, तो बहुत पैसा लगा। अब जो वो नई दवाई इन्होंने मार्केट में बनाई है, तो ऑब्वियस ही बात है उस दवाई को कोई कॉपी ना कर ले, उसके लिए वो पेटेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पेटेंट। ठीक है, अब पेटेंट लेने का मतलब एक प्रकार का कॉपीराइट है कि वो दवाइयाँ कोई कॉपी नहीं करेगा। करना है तो पहले उनसे परमिशन लेनी होगी, अदरवाइज अगर वो बिना पूछे करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो कोई कॉपी नहीं करेगा, इनके पास में खुद की अपनी दवाई इन्होंने बना ली। अब होता क्या, ये जो पेटेंट दिया जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है जिंदगी भर के लिए मिलेगा। अब समझ जाओ, मान लो 20 साल में ये पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा, तो अगर 20 साल इंतज़ार करने के बाद इस दवाई के ऊपर में जो पेटेंट मिला था उसको एक्सपायर कर दिया गया, तो जब एक्सपायर हो जाता है तो अब इनके पास कोई राइट है नहीं वैसा। तो इंडिया की कई सारी कंपनीज क्या करती हैं, इसी दवाई को कॉपी कर लेती हैं, और कॉपी करके उसमें थोड़ा बहुत चेंज, जो सॉल्ट वगैरह का चेंज होता है उसमें वो बदल दिया जाता है, और बदल कर एक नई दवाई प्रोड्यूस कर दी जाती है, जिससे असर काम वही करती है, बस खाली यहाँ पे हमारा रिसर्च वगैरह कुछ लगा नहीं, हमने सीधा कॉपी कर दिया है, सॉल्ट वगैरह चेंज करके उसी दवाई को मार्केट में उतार दिया सस्ते में, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लगा। तो अगर ब्रांडेड मेडिसिन में सब कुछ लगाने के बाद एक गोली 85 रुपये की पड़ी, तो जेनरिक मेडिसिन 25 की पड़ेगी, थोड़ा बहुत बदलाव करने का, अदरवाइज कुछ नहीं लगा। तो यही दोस्तों हमारी जेनरिक मेडिसिन होती है। तो इंडिया जेनरिक मेडिसिन में करंट समय पर बहुत कुछ गेन कर चुका है ना। जेनरिक मेडिसिन के लिए भारत जाना जाता है। तो पहला तो यहाँ पर क्या होता है, कई बार आजकल दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो पेटेंट को बढ़ा लेती हैं बार बार कंपनीज, तो दवाइयाँ कॉपी नहीं करने देती, तो एक समस्या ये भी है। दूसरा, इसी तरीके से जैसे जेनरिक मेडिसिन होती है वैसे होते हैं बायोसिमिलर, वो भी सेम ही होती हैं लगभग। तो दोस्तों यहाँ पे उसको लेकर भी कुछ गाइडलाइंस हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री पे ही रोक टोक लगी है, क्योंकि जो नई दवाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर पेटेंट प्रोटेक्शन में होती हैं, तो इंडियन कंपनीज उसको कॉपी करके बना नहीं पाती। तो हमें यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान देना होगा। और कई बार क्या होता है, हमारे पास में कुछ ऐसे नियम वगैरह हैं जो कि नियम ये बोलते हैं कि जो बायोसिमिलर्स वगैरह हैं इसके लिए आपको बहुत सारे अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने अपने ही देश में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको इतने सारे अप्रूवल लेने का रिक्वायरमेंट कर दिया कि वो इंडस्ट्री अगर चाहे तो भी एक बार को आलस कर जाए कि भाई यहाँ पर अप्रूवल मिले ना मिले, इतना समय लग जाएगा, हम बनाएंगे ही नहीं दवाई। तो आपने इतने सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस को अप्रूव कर रखा है वो चीज़ गलत है, उसमें आपने सुधार करना होगा। वो राइटर ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं और बायोसिमिलर होता है दोनों सेम नहीं होते, लेकिन थोड़ा बहुत एक जैसे होते हैं, है ना। ध्यान रखिए, जैसे आइडेंटिकल अगर हम देखें थोड़े बहुत एक जैसे यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद राइटर ने एक चीज़ और बोली कि जो भी हमारी पेटेंटेड मेडिसिन है जिसके ऊपर में पेटेंट लिया गया है वो आप पब्लिकली अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको फॉलो करना होता है। आपने वो भी नहीं किया। एक लाइसेंस आता है जिसको बोलते हैं कंपलसरी लाइसेंस, CL। ये बेसिकली यहाँ पर हमारी सरकार किसी भी कंपनी को दे सकती है, और इस लाइसेंस के बेसिस पे वो कंपनी हमारे देश में इन दवाइयों को बना सकती है। तो CL वाला लाइसेंस देना सबसे अच्छा तरीका है सस्ती दवाई बनाने का, सरकार दे सकती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों यही है कि जो ये पर्टिकुलर लाइसेंस है ये करंट समय पर जो इंडियन कंपनीज हैं उनको नहीं दिया जा रहा है ना। अब मेडिसिन के इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस हैं,
पेटेंट में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पेटेंट ऑफिस यहाँ पर ये वाला जो लाइसेंस है, कंपलसरी लाइसेंस, वो नहीं दे रहा है किसी दवाइयों के ऊपर में। और उसके अलावा सरकार यहाँ पे कुछ नहीं करी है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। जबकि यूएस के अंदर देखोगे तो यूएस की गवर्नमेंट ऐसे लाइसेंस को सपोर्ट करती है ना, इन लाइसेंस को ग्रांट करती है, खासकर ऐसी दवाइयाँ जिन पे पेटेंट मिला है, तो तब भी वो दवाइयाँ बनाया जा सकता है। तो इंडिया का जो पेटेंट एक्ट है वो भी यहाँ पर परमिशन देता है कि सरकार जो इन लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि भारत का जो पेटेंट एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 100 जो है वो ये मेंशन करता है कि जो पेटेंट्स हैं वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं रोक सकते। अगर केंद्र सरकार पब्लिक हेल्थ के प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स लेना चाहती है तो केंद्र सरकार ले सकती है। तो इन सेक्शन के प्रोविजंस के तहत भी सरकार अपनी इन लाइसेंस वाली पावर को इस्तेमाल कर सकती है, ताकि हमारे देश में जितनी भी दवाइयाँ जिस पे पेटेंट भी लिया जा चुका है फिर भी आप उनका जेनरिक वर्जन बना सकते हैं, लेकिन लाइसेंस दे तो सही। तो इस वजह से राइटर बोलते हैं कि गवर्नमेंट की साइड से कई सारी कमियां दिखाई जा रही हैं, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जिसमें हमें सुधार की ज़रूरत है, ये लाइसेंस देने की ज़रूरत है। और जो आप इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर इतनी छूट वगैरह दे रहे हैं उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। अपने देश के इंडस्ट्री पे काम कीजिए, आपके पास सभी प्रोविजंस हैं, सभी ताकत हैं। भले ही किसी की दवाई पे पेटेंट मिला हो उसके बावजूद भी आपके पास में नियम है, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से इंपोर्ट्स के ऊपर में निर्भरता बढ़ रही है, और इंपोर्ट्स के ऊपर में निर्भरता बढ़ने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जो क्षमता है वो यहाँ पे लगातार कम होती चली जा रही है। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है अपने पुराने डिसीजंस को वापस से रिव्यू करने की और कुछ नई नीतियाँ लेकर आओ जहाँ पे हम अपने देश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हो। तो यह है यहाँ पर राइटर का कहना। पूरा A to Z मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। ठीक है, पेज नंबर 9 पर ये एडिटोरियल हमारा प्रेजेंट है, जिसको GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिंक कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिली है तो एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन क्या है? रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स could have a negative effect on the pharmaceutical industry, weakening its ability to remain relevant. Explain. कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो अभी इंपोर्ट के ऊपर, स्पेशली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दवाइयाँ जो हम बाहर से मंगा रहे हैं, जो इंपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर जो हमारी निर्भरता है, इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है हमारी फार्मास्यूटिकल इसी दवा इंडस्ट्री पे, और इससे यहाँ पे जो दवा इंडस्ट्री की क्षमता है वो कमज़ोर हो रही है ना। तो एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाला एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर बढ़िया सा आंसर लिख सकें। आयात पर निर्भरता का दवा उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे इसकी जो प्रासंगिक बने रहने की क्षमता है वो कमज़ोर हो सकती है। इसको समझाएं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 शब्दों में आपने लिखना है। इसका आंसर लिखने के बाद कहाँ पे सबमिट करना है? चलिए आज मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ सबमिट कहाँ पे करना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये मेंस का आंसर सबमिट कहाँ करना होता है, ये हमें ग्रुप कैसे मिलेगा मेंस का? देखिए, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहाँ पे जाके लिखेंगे दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, तो आपको पहले तो ये वाला चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम का, वीडियोस के लिंक पड़े होंगे, और यहीं पर आपको डेली मेंस का क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जैसे ये कल की तारीख का 21 अगस्त का वीडियो है, वीडियो का लिंक है, उसका यहाँ पर उस दिन का मेंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन के नीचे आप देख पाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कमेंट्स लिखे हैं, देख पाएंगे 188 लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर पार्टिसिपेट किया है, अपने आंसर लिखे हैं, आपस में एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर रहे हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस। इस ग्रुप में जाएं, क्वेश्चन देखें, नीचे कमेंट वाला जो लिखा है इस पर टैप करें, आपका एक नया ग्रुप खुल जाएगा, है ना। तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को पब्लिश कर सकते हैं लिखकर, और पब्लिश करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, सभी लोगों को कम से कम 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, मज़ा आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स ऐसे लगा दिए हैं जो कल भी अखबार में थे, लेकिन कुछ उसमें अपडेट हो गया है, तो आपके नोट्स में साथ ही साथ अपडेट करवाता चलूँगा न्यूज़पेपर के। ठीक है, तो जैसे ये वाला जो टॉपिक है आज के अखबार में पेज नंबर 6 पे प्रेजेंट है, GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में इसको लिंक करेंगे। तो अपडेट जो आया है ना, मैंने आगे इसके लिख दिया है न्यू अपडेट। ठीक है, तो अपडेशन क्या है? कल मैंने आपको पढ़ाया था कि मेघालय के अंदर वेस्ट गारो हिल से एक छोटे बच्चे के अंदर में
जो पोलियो वायरस का केस है वो नज़र आया, जो भारत के लिए चिंता बना। चिंता क्यों बना? चिंता इसलिए बना क्योंकि दोस्तों साल 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ WHO, इन्होंने भारत को पोलियो फ्री देश डिक्लेयर कर दिया, यानी भारत में पोलियो का एक भी केस नहीं है, इस प्रकार का सर्टिफिकेशन हमको मिल गया। लेकिन अभी WHO फिर से एक्टिव हो चुका है, क्योंकि मेघालय में जो एक पोलियो का केस मिला ये दुनिया भर में खबर जा चुकी है, जिसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया है। और ये बोलते हैं कि हमें देखना पड़ेगा इस केस को अच्छे से, एनालाइज करना पड़ेगा कि वाकई में कोई रियलिटी वाली केस तो नहीं है। क्योंकि मान लो अगर ये रियल पोलियो वायरस का केस निकला तो भारत के पास में जो पोलियो फ्री का सर्टिफिकेशन है वो छिन जाएगा, हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों 2014 में जो ये हमें पोलियो वायरस फ्री का सर्टिफिकेशन मिला था ना, कि देश में हमारे पोलियो फ्री है बिल्कुल हमारा देश, तो ये 3 साल तक एनालाइज करने के बाद मिला था। यानी 2014 से पहले 2011, 12, 13 इन 3 सालों को एनालाइज किया गया था, और इन 3 साल में एक भी केस निकल कर नहीं आया पोलियो का। उसके बाद यहाँ पर ये सर्टिफिकेशन दिया गया, इस वजह से ये रेलिवेंट है, समझ गए? तो WHO ने बोला है हम एक बार इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या वाकई में पोलियो का केस भारत से निकल कर आया है? देखिए, ये जो पोलियो का केस है ना, ये रियल केस नहीं है, यानी कोई पोलियो वायरस फैला नहीं है। ये बात रिपोर्ट भी बोलती है कि भाई ये वही वाइल्ड पोलियो वायरस नहीं है। तो होता यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पोलियो वायरस को ठीक करने के लिए एक वैक्सीन दी जाती है ना, जिसको बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आप देख पाओगे, ड्रॉप्स दी जाती हैं छोटे बच्चे को जब बच्चा पैदा होता है, कुछ महीने में, फिर कुछ सालों में, छोटे बचपन में ये दवाई दे दी जाती है ताकि आगे पोलियो वायरस का उस पर असर ना पड़े। तो एक्चुअली में होता क्या है, जो ये वैक्सीन बनाई जाती है ना, इसमें भी वायरस ही प्रेजेंट होता है। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि वायरस को वायरस ही काटता है, ठीक है? तो आपके बॉडी में जैसे कोविड जब चला था तो वैक्सीन दी गई, उस वैक्सीन में वायरस था, वो वायरस बॉडी में गया, उसने एंटीबॉडीज़ को एक्टिव किया, इम्यून सिस्टम का आपको एकदम ट्रिगर कर दिया, तो इम्यून सिस्टम आपका दूसरी बीमारियों से लड़ रहा था। वही केस इस वैक्सीन में भी है। तो पोलियो की जो वैक्सीन दी जाती है उसमें भी पोलियो वायरस होता है, लेकिन जो वायरस होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, जो कि बस खाली आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा अवेक करेगा, बस आपके बॉडी पे कोई असर नहीं होगा। इतना कमज़ोर वायरस होता है ये। लेकिन हुआ क्या, अभी छोटे से बच्चे को मेघालय में ये वैक्सीन दी गई। जब ये वैक्सीन दी तो उस बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, मतलब इतनी ज़्यादा वीक थी कि ये जो पोलियो वायरस का वैक्सीन यहाँ पर दिया गया था, इस वैक्सीन में जो कमज़ोर सा वायरस प्रेजेंट था, इसकी वजह से यहाँ पर उस बच्चे में ये पोलियो फैला है। तो इस वजह से बोला गया है कोई रियल केस नहीं है, जो वाइल्ड पोलियो वायरस होता है वो नहीं फैला है। इस वैक्सीन के अंदर में बहुत कमज़ोर सा पोलियो वायरस होता है, वो यहाँ पर बॉडी में इस बच्चे के असर दिखा रहा है, ये यहाँ पर बोला गया। समझ गए? तो क्योंकि इस बच्चे की इम्यून सिस्टम अगर थोड़ी सी भी तेज़ होती या थोड़ा सा स्ट्रांग होता तो ये वायरस उसके बॉडी में चपेट में ना आता। तो WHO बोल रहा है कि भैया हमें थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। हम कह रहे हैं करो, चलो जो भी है देखिए। अब देखिए, अपने नोट्स में कल तक तो मैंने आपको पोलियो वायरस के बारे में सब पढ़ा दिया था, बेसिक डेटा, पोलियो वायरस का स्ट्रेन 1, 2, 3 सब कुछ हमने कवर किया, सिम्टम्स, लक्षण क्या होंगे सब कवर करा। तो उसमें एक अपडेट कर लीजिएगा आज के न्यूज़पेपर से, जो भी नया अपडेट है वो इस वैक्सीन, यानी एक और वायरस हो सकता है, वो है वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, यानी वैक्सीन से भी पोलियो वायरस फैल सकता है ना। तो जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है इसमें कमज़ोर सा वायरस होता है, वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो गई कि बच्चे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर था तो ये वायरस उसको हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस। तो क्या ऐसे केसेस नज़र आते हैं दुनिया में? जी बिल्कुल। ये देखिए, साल 2000 से लेकर अभी तक अगर हम देखेंगे तो ऐसी जो ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है, इसके 10 बिलियन डोजेस दिए जा चुके हैं दुनिया में, जिसमें से 24 ऐसे केसेस निकल कर आए। तो रेयर केसेस होते हैं 24 केसेस जो ऐसे निकल कर आए, जैसा कि मेघालय से आया है, ये 21 देशों से हमको मिले दोस्तों। और 760 से कम ही केसेस यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जिसमें से 24 आउटब्रेक हुए हैं 21 देशों में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। नहीं, कुछ केसेस हो सकते हैं यहाँ पे कि पोलियो फैला दे। तो प्रिवेंशन क्या है इसका? प्रिवेंशन यही है कि भाई यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी का इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाना होगा, इम्यूनिटी को मजबूत करने के ऊपर एक स्पेशल फोकस करना होगा, वही हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, उसी से चीज़ों को बचाया जा सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब देखिए, आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, और ये भी बेसिकली अपडेट है। तो नया अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा, कल जो हमने पढ़ा है उस आर्टिकल में अपडेट है, क्योंकि अखबार में देखो जो चीज़ें आ रही हैं, कल नया अपडेट आ जाएगा तो उसमें
वो भी पब्लिश होगा। तो मैंने एक चीज़ यहाँ पे शुरू कर दिया है, न्यू अपडेट लिख दिया है, तो आप इस पर गौर फरमाइएगा प्लीज़। जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से लिंक कर पाएंगे। हम अभी बात कर रहे थे कोलकाता के डॉक्टर केस के बारे में। तो उस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को खुद से सुनने के लिए सुओ मोटो किया। इस केस का सुनवाई की परसों और ये बोला कि सरकार को एनटीएफ बनाना है, दैट इज़ नेशनल टास्क फोर्स। और नेशनल टास्क फोर्स का काम होगा कि जो भी हमारे पास में कमियां हैं हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर में, उन कमियों के अंदर में बड़ा सुधार करना होगा। तो ये यहाँ पर बात की गई थी कल के वीडियो में, या कल तक का अपडेट ये था। तो नया अपडेट ये आ चुका है कि केंद्र सरकार ने मेमोरेंडम जारी कर दिया है इस नेशनल टास्क फोर्स को, यानी काम शुरू हो चुका है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल वेडनेसडे में जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है इस नेशनल टास्क फोर्स को बनाने का, उसको इशू कर दिया। अब ये जो टास्क फोर्सेस का काम ये होगा, हमारे देश के अंदर डॉक्टर्स की सेफ्टी के ऊपर में पूरी तरह से ध्यान देना। और ध्यान रखिए, ये जो टास्क फोर्स बनाया जा रहा है, ये जो पर्टिकुलर बॉडी बनाई जाएगी, इस बॉडी को हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी चेयर करने वाले हैं, यानी कैबिनेट सेक्रेटरी इसके चेयरपर्सन होंगे। और वो रिकमेंडेशन कई सारी प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सेफ्टी को लेकर, वर्किंग कंडीशन को लेकर एक प्रॉपर रेस्ट स्पेस होना चाहिए, जहाँ पर जो हमारे नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, थक जाएं तो अच्छा रेस्ट कर सकें, सीसीटीवी कैमरा, पुलिस की सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ में जो वायलेंस हो रहा है, इसको पूरी तरह से रोकने के लिए, है ना, ये एनटीएफ कई सारे रिकमेंडेशन देने वाला है। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। डॉक्टर, नर्सेस और जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके हर एक सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए नई रिकमेंडेशंस आने वाली हैं। तो काम शुरू हो चुका है, कुछ सीख ली है कोलकाता के केस से, बट वो केस भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे इतने सब लोग प्रेजेंट थे। और ये हरकत यहाँ पर निकल कर आती है, सच में बहुत ज़्यादा दुखद खबर है हमारे लिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेप लिया है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि हमारा मेन पर्पज़ है इस फोर्स को बनाना कि आगे भी ऐसे केसेस निकल कर बिल्कुल भी ना आए। और इसके लिए वेस्ट बंगाल की सरकार के ऊपर भी कई सारी जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। वो कल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया हुआ था ऑलरेडी। तो ये सब अपडेट है जो मैंने अलग से ऐड कर दिया। चलिए आगे आते हैं ना दोस्तों, आते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पर। तो आज का इंपॉर्टेंट वर्ड है इम्पन, या दूसरा यहाँ पर इसको इम्प्यून के तौर पर भी प्रोनाउंस हम कर सकते हैं। क्या? इम्प्यून। तो इम्प्यून का मतलब क्या होता है? किसी को कह सकते हैं गलत तरीके से उसकी आलोचना करना, गलत तरीके से क्रिटिसाइज़ करना। वो इंसान सही है लेकिन उसको गलत तरीके से अटैक करना, अटैक एज फॉल्स और अटैक एज रॉन्ग, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्यून। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना आपको समझ में आ गया? तो अब इसी इम्प्यून वर्ड का यूज़ करके आपने एक सेंटेंस बनाना है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूरी है सेंटेंस बनाएंगे तभी यहाँ पर ये वर्ड का यूज़ कर पाएंगे। और जब भी यहाँ पे बात आएगी किसी के कैरेक्टर को अटैक करना, फॉल्सफुली अटैक करना, है ना, गलत इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना किसी को, तो ब्लेम करने के लिए आपको इम्प्यून वर्ड यूज़ करना है। अब वो वर्ड यूज़ नहीं करना है। तो वोकैब भी लगातार आपका इंप्रूव होता है अगर आप डेली बेसिस पे इन वर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो। चलिए अब अगला यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन है हमारा। स्टार्टिंग में आपसे पूछा गया था कि जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैं, इनके रेफरेंस में जो 2 स्टेटमेंट है हमारे पास में, बताइए दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बट दूसरा वाला सही है। क्यों? क्या नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन का पर्पज़ है हमारे भारत की दवाइयों के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना? नहीं। अभी तो हमने एडिटोरियल भी पढ़ा था जहाँ पे एक्सपोर्ट हम कर ही नहीं रहे हैं, इम्पोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस लिस्ट का मेन पर्पज़ होता है जो भी अहम दवाइयाँ हैं, ज़रूरतमंद दवाइयाँ हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनको अफोर्डेबल वे में प्रोवाइड करवाया जाए, इसलिए उन दवाइयों को इस लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। समझ गए? अफोर्डेबल कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी के साथ में प्रोवाइड करवाने के लिए। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत है, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं देती है लिस्ट। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो एनपीपीए है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी दवाइयाँ इस लिस्ट में है उसके प्राइस को फिक्स करना या प्राइस को सेट करना? जी बिल्कुल, ये बात सही है। एनपीपीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी दवाइयाँ इस लिस्ट में होती हैं उनके प्राइसेस को फिक्स करना, उसको रेगुलेट करना, ताकि अफोर्डेबल वे में, सस्ते दाम में ये दवाइयाँ सभी लोगों तक हम पहुँचा सकें। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। कल से और भी कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। मैं वीडियोस कल से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। आपको पता है कि ऐसे पीपीटी रेडी करने में थोड़ा समय लगता है, और कोई बात नहीं, एक अच्छा वीडियो आएगा। और जैसे कई सारे लोगों ने मुझे मेंशन भी किया है, सर दोनों ही जो आप न्यूज़पेपर मेंशन करते हैं, दोनों वीडियोस लेकर आते थे पहले, उनको मिक्स कर दीजिए। तो कल से एक पावरफुल वीडियो लेकर आएंगे, मिक्स करेंगे। कल भी हमने ऐसा किया था। तो कुछ आर्टिकल जैसे आज भी थे काम के, वो मैंने अलग से मिक्स नहीं किए, बट रखे हुए हैं अपने पास, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। कल के वीडियो में आपको वो मिल जाएंगे।
फिर खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी लेकर आऊँगा मैं आपके सामने, तो उसमें भी यहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।